नमस्कार दोस्तों, इक्विटी एजुकेशन चैनल पर मैं आपका साथी पीयूष कुमार आपका स्वागत करता हूं और हम अपने पुराने वीडियो की सीरीज में अब दलित मूवमेंट पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में दलित मूवमेंट में आजादी तक 1950 तक का मूवमेंट किस समझा, कैसे अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों के बाद 1850 से लेकर अंग्रेजों के दौर में 1850 से लेकर 1920 तक, जिसको हम फुलेवादी दौर बोलते हैं, वहीं 1920 से लेकर 1950 तक गांधीवादी और अंबेडकरवादी दौर मानते हैं। 1950 के बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की, हर व्यक्ति को समान राइट दिया, लेकिन जब वो व्यवहारिकता में आया तो बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में पैदा हुई और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। लेकिन जब एक कानूनी आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के आधार पर दलित लोगों को इक्वलिटी का राइट मिला, तो उनके अंदर एक चेतना की भावना पैदा हुई और एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हमको भी अब यूनाइट होना है और अपने हितों की लड़ाई चलनी है। अगर हम देखें तो इस दौर में जो एक सबसे खास दौर है वो है 1970 से 1980 के बीच का दलित मूवमेंट। इस दौर की शुरुआत महाराष्ट्र की दलित पैंथर्स नामक एक पार्टी के जरिए होता है। दलित पैंथर्स के मूल लीडर नामदेव धसाल और धुले थे। इन लोगों ने राजनीतिक आधार पर दलितों में एक प्रकार की चेतना जगाने का काम किया, दलितों को कास्ट के बेसिस पे यूनाइट करने की बात की और दलितों के हितों की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ी। इन्होंने हिंसा का भी प्रयोग स्वीकार किया कि दलितों के साथ अगर किसी भी प्रकार की एट्रोसिटीज होती है तो हम भी रिटेलिएट करेंगे और बदले की कार्रवाई करेंगे। ये मूवमेंट बड़ा ही फेमस मूवमेंट रहा, महाराष्ट्र से शुरू होकर ये भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैला। लेकिन ये मूवमेंट 1978 तक आते आते अपने ही बीच में विभाजन का शिकार हुआ कि 1978 में आते आते ये मूवमेंट के लोग दो धड़े में विभाजित हो गए। एक धड़ा धुले साहब को फेवर कर रहा था, वहीं दूसरा धड़ा धसाल साहब को कर रहा था। धुले साहब कास्ट बेस उनका मानना था कि जो ऑपरेशन है, जो हमारे साथ में हमको जो शोषण किया जा रहा है, ऑपरेशन जो किया जा रहा है, वो जातिगत आधार पर है और जातिगत वंचना है। हमको केवल दलितों के हितों की बात करनी चाहिए। लेकिन नामदेव धसाल साहब जो धसाल साहब हैं, वे इसको क्लास के बेसिस पे देखते हैं और वे कहते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कि जो वंचित है वो दलित तो है ही, लेकिन हर प्रकार का वंचित को हमको अपने आंदोलन से जोड़ने की जरूरत है, तभी हम अपने से बड़ी शक्ति से निपट सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि क्लास और कास्ट के बीच के भेद में आकर ये मूवमेंट और इस धड़े के लोग आपस में डिवाइड हो गए और धीरे धीरे दलित पैंथर्स पार्टी का रोष खत्म होता चला गया और अन्य पार्टियों ने इनके बजाय स्पेस बनाना शुरू किया। इसी समय पर जब इस तरीके की चीजें हुई तो कांग्रेस की जो पार्टी थी, उस समय जो कांग्रेस इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी, तो इंदिरा गांधी जी के सामने यह प्रश्न था किस तरीके से दलित वोट को कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट रखा जाए, नहीं तो वो दलित पैंथर्स और रीजनल उभरते हुए फोर्सों के साथ जा सकता है। इसी के लिए उन्होंने खाम नामक एक मूवमेंट शुरू किया, किसान, हरिजन, आदिवासी और माइनॉरिटीज। कहने का अर्थ है कि जितने भी वंचित वर्ग हैं उनको कांग्रेस के साथ यूनाइट किए जा सके और अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स में उनको शामिल किया जा सके। वहीं जब ये जो चीजें चली, उसी समय पर सरकार को भी पता चला और अन्य फोर्सों को भी पता चला कि अगर दलितों के बीच में इस तरीके की जो चेतना पैदा हो रही है,
इसके लिए हमको दलित लीडर्स को उभारना पड़ेगा और नेशनल पार्टीज में और अपने डिस्कोर्स में दलित लीडर्स को लाना पड़ेगा। जो दूसरी फेज है आजादी के बाद की मूवमेंट की, वो है 1980 से लेकर अब तक का मूवमेंट। 1980 में उत्तर भारत में काशीराम नामक एक व्यक्ति राजनीति में आते हैं और वे दलितों के बीच से आकर दलितों के उत्थान की बात करते हैं और वे कहते हैं कि अब दलितों को अगर अपने अधिकार पाने हैं तो पहले राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करना पड़ेगा। दलितों को अपनी शक्ति को दर्शाना होगा, अपनी संख्या बल को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। जब तक पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी के एग्जीक्यूशन में दलित नहीं होंगे तब तक दलितों का उत्थान नहीं किया जा सकता है और दलितों के साथ हो रहे हर प्रकार के शोषण को नहीं रोका जा सकता है। और इसीलिए अंबेडकर साहब बामसेफ का गठन 1978 में करते हैं। बामसेफ मतलब ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। जो बामसेफ के जब इस संगठन में, इस आर्थिक फेडरेशन में वे एससी, एसटी, अदर ओबीसी क्लासेस और माइनॉरिटीज को शामिल करने की बात करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये जो वर्ग हैं ये सभी वंचित वर्ग हैं। इन सभी को सोशल जस्टिस की जरूरत है और सोशल जस्टिस के लिए पहले एक इकोनॉमिक जस्टिस देना पड़ेगा। जब इनको इकोनॉमिकली आप एम्पावर्ड कर पाएंगे तभी आप इनको समाज में एक स्पेस दिला पाएंगे, रिस्पेक्ट दिला पाएंगे। एक अगर सोशल जस्टिस देना है तो इनको आर्थिक आधार पर स्वावलंबन बनाना होगा। इसके लिए इस वर्ग को, इन जातियों को मिलजुल कर यूनाइट होना। इसी समय पर काशीराम जी के साथ मिलते हुए काशीराम जी एक पार्टी का गठन करते हैं और 90 का जब दशक आता है, जब पूरा देश मंडल कमंडल की राजनीति से गुजर रहा था और ग्लोबलाइजेशन की आदि आने वाली थी और हम अपनी इकोनॉमी को खोलने वाले थे, एलपीजी की नीति शुरू होने वाली थी, इसी दौर में उत्तर भारत के हृदय प्रांत उत्तर प्रदेश में मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के साथ आती हैं और जो कि काशीराम जी की लीगेसी को आगे बढ़ाती हैं। और मायावती जी और काशीराम जी उस समय पर एक दलित मूवमेंट का फेस बन जाते हैं पूरे उत्तर भारत में। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार में दलित की राजनीति बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी और मायावती जी करते हैं। इस दौरान बामसेफ, काशीराम जी और ये लोग एक नारा देते हैं, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। देखिए, कहने का अर्थ है कि वोट मतलब जो हमारी जो राजनीतिक शक्ति है वो हम, क्योंकि अपनी संख्या हमारे पास है, जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन है, उसमें अपना पार्टिसिपेशन हम अपने वोट से लेंगे। क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आज हमारे पास अपना संख्या बल है, उसके आधार पर हम अपने राजनीतिक हितों को साधेंगे। वहीं ये लोग मानते हैं एट द सेम टाइम, जब तक हम एजुकेशनली एम्पावर्ड नहीं होंगे, जब तक हम गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉलिसी और लेजिस्लेशन के साथ साथ हमको एग्जीक्यूशन में भी जाना पड़ेगा। इसके लिए आरक्षण जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसके जरिए हम ब्यूरोक्रेसी में एंटर करेंगे, एसपी बनेंगे, हम डीएम बनने की कोशिश करेंगे, हम पीसीएस की सर्विसेज निकालेंगे। तो कहने का मतलब था दो स्तर पर कार्य करेंगे, राजनीतिक एम्पावरमेंट करेंगे पार्टिसिपेशन के जरिए, वहीं इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट और मूल स्ट्रीम में लाने के लिए हम जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद, राइट टू इक्वलिटी के और अनुच्छेद 14-15 में जिस आरक्षण का सकारात्मक विभेद के आधार पर समर्थन किया गया है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे और हम समाज की मूलभूत धारा में दलितों को लाने की कोशिश करेंगे और दलित एम्पावरमेंट। इसी समय पर मायावती जी उत्तर भारत में और विशेषकर यूपी के चुनाव में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक विशेष प्रकार का नारा देती हैं, क्योंकि उस समय पर उनके सामने जो कंसर्न था वो ये था कि किसी तरीके से
दलित वोट बैंक में और दलितों का फेस अपने आप को बनाया जाए, इसके लिए वो जो हाईकास्ट हैं उनके प्रति एक एंटागोनिस्ट और एक नेगेटिव रवैया अपनाती हैं और विरोध में हाईकास्ट का विरोध करते हुए एक नारा देती हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनमें दो जूते चार। कहने का अर्थ है कि अब टाइम आ चुका है कि आप हाईकास्ट का खुल के विरोध कीजिए और आज के समय में मैं दलित की फेस हूं, मैं इनसे लड़ूंगी। बहुजन समाज पार्टी हाईकास्ट से यूपी में लड़ेगी क्योंकि वो इनके विरोधी है और वो ये मानती थी कि दलितों के जो हित हैं वो हाईकास्ट के हितों के साथ टकरा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति बदलती है, समय का चक्र बदलता है, राजनीतिक जरूरतें बदलती हैं और फिर जब दोबारा मायावती 21वीं शताब्दी में आती हैं तो वो सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स करती हैं। 2007 से लेकर 2012 में जब वो सीएम बनती हैं तो सतीश चंद्र मिश्रा जी सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री बिठाते हैं, क्योंकि अगर यूपी की पॉलिटिक्स में आना है तो ब्राह्मण और दलित अगर वोट बैंक मिल जाता है, साथ में माइनॉरिटीज का भी वोट बैंक आ जाता है, मुस्लिम्स का भी वोट बैंक आ जाता है, तो आप यूपी की पॉलिटिक्स में और आपको यूपी के सीएम की गद्दी पे आप काबिज हो जाएंगे। बदलती हुई परिस्थितियों को समझते हुए मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी देती हैं और अपने पुराने नारे को तिलक तराजू और तलवार को बदलते हुए कहती हैं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अर्थात इस हाथी को गणेश से जोड़ती हैं और जो ब्राह्मणियन वैल्यूज के साथ जोड़ती है, जो उसके प्रति पहले एंटागोनिज्म का उनका रवैया था, अब उसके प्रति वो कंधे से कंधा लगाती है। लेकिन मायावती जी का उत्थान और जिस तरीके से उन्होंने हरिजन एक्ट का पालन किया, उसके बाद से यूपी में और अन्य क्षेत्रों में दलित एम्पावरमेंट होता है, मेन स्ट्रीम में आते हैं और बचा काम नरेगा करता है। मनरेगा के जरिए आर्थिक आधार पर जो डिपेंडेंसी दलित वर्ग की हाईकास्ट पर और अन्य जातियों पर रूरल एरिया में थी, उसको मनरेगा की नीति खत्म करती है, क्योंकि उनको रोजगार सरकार के जरिए दिया जा रहा है। वहीं एक एम्पावरमेंट और अंदर से एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर मायावती जी की सरकार निकालती है। तो कहने का अर्थ है एक दलित एम्पावरमेंट में मनरेगा और मायावती जी की नीति और दलितों का अपने प्रति एक कॉन्शियसनेस का पैदा होना इस बात का सबूत है और प्रमाण है कि जो दलित लोग हैं, दलित मूवमेंट है, इसने दलित एम्पावरमेंट किया। यहीं पर अगर हम देखने की कोशिश करें कि एक चीज और निकल के आती है कि ऐसे क्या कारण रहे कि जो मायावती है वे दलित जो कॉम्बिनेशन था, जो पहले हाथी नहीं गणेश है पे अब आ जाती है, जो कभी कहा करती थी कि ये जो हाईकास्ट है, तिलक तराजू और तलवार, इनमें जूते देने की जरूरत है। यहां पर हमको समझना होगा कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो ब्राह्मण्स हैं माइग्रेट करके या तो शहर में है या अर्बन क्षेत्र में है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से जो रूरल एरिया है वहां पे जो दलित है और जो खेती करने वाली जो कम्युनिटीज है, उनके बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स है और उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्योंकि अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ब्राह्मण रूरल एरिया में दलित को पैदा नहीं कर रहा है, तो इसलिए दलित के साथ वो आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दलित जो ब्राह्मण है उनका मेनली रिप्रेजेंटेशन शहरी क्षेत्र में है और जब शहरी क्षेत्र में है तो कन्फ्रंटेशन यूपी में ब्राह्मण का दलित का उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से ब्राह्मण का 1950 में या उससे पहले कभी हुआ। लेकिन आज ओबीसी कही जाने वाली जातियां एवं दलितों के बीच में आपसी कन्फ्रंटेशन की स्थिति यूपी में है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि दोनों की जो नीड्स हैं, अगर आप पूर्वांचल की स्थिति देखने की कोशिश करेंगे तो जो खेतीहार मजदूर हैं मूलतः वो दलित हैं और जो जमीन पे जो मालिकाना हक है वो क्षत्रिय और अन्य ओबीसी जातियों का है। तो कहने का अर्थ है कि जो इंटरेस्ट है उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट है और ब्राह्मण इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर जा चुके हैं, तो इसलिए मायावती जी के लिए आसानी रही कि वो दलितों को और ब्राह्मणों को जोड़ते हुए सोशल इंजीनियरिंग करें।
वहीं दलित मूवमेंट में एक जो नया जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा, हमको उसको भी समझना होगा कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एक माइग्रेशन का फोर्स हुई, माइग्रेशन ने और सर्विस सेक्टर ने जिस तरीके से रोजगार पैदा किया, प्रोफेशन हुआ शहरी क्षेत्र में, वहीं रोजगार पैदा हुए सेवा क्षेत्र में। जब ये सारी चीजें हुई तो जो शहरी क्षेत्र था और जो बड़े बड़े क्लस्टर्स बने, रोजगार के क्लस्टर्स बने, डेवलपमेंट के क्लस्टर्स बने, वहां पे कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी थी वो कमजोर पड़ी, क्योंकि जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी होती है वो लोकलाइज्ड होती है, एक क्षेत्र विशेष की होती है। यहां पर हम देखेंगे कि यही रीजन है कि अगर आप किसी एक बड़े से नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के किसी भी गेट बंद कॉलोनी में जाएं, जैसे नोएडा में गौर सिटी है, अगर हम वहां जाने की कोशिश करें, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 25 मंजिलें हैं, किसी भी व्यक्ति को ये मतलब ही नहीं है कि उसका पड़ोसी किस जात का है, ना ही हमसे पूछा जाता है, ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो, आवागमन की सुविधाएं, आवागमन में जो स्पीड है, जो मोबिलिटी बढ़ी है, उसने भी व्यक्ति को कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज को दूर, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने की कोशिश की है। वहीं ग्लोबलाइजेशन के बाद जो शिक्षा बढ़ी, उसके बाद जिस तरीके से देश में लव मैरिजेस और प्रेम विवाह का कल्चर बढ़ा या प्रेम विवाह की प्रवृत्ति बढ़ी, उसने भी कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को कमजोर किया है। इसके साथ जो रोजगार के क्षेत्र देखें, सर्विस सेक्टर के क्षेत्रों में भी दलितों को रोजगार मिला। इसके साथ साथ जो सर्विस सेक्टर में जो सहायक काम है, हाउस होल्ड फंक्शंस हैं, वहां पे भी दलितों को काम मिला। तो कहने का अर्थ है कि जो दलित हैं उस तरीके से उनका ऑपरेशन अब नहीं हुआ जैसा कि पहले होता था। लेकिन इसी समय पर एक विरोधाभासी स्ट्रीम भी हमको देखने को मिल रही है। वो ये है कि अगर आज भी हम किसी न्यूज़पेपर की कटिंग को उठा के देखें, अगर उस न्यूज़पेपर में हम किसी शादी के एडिटोरियल जहां पे आते हैं उसको देखें, तो आज भी हमारे यहाँ पर वर चाहिए या वधू चाहिए। कैसे? दलितों के लिए अलग है, ब्राह्मणों के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारा पढ़ा लिखा सभ्य समाज जाति के आधार पर शादी कर रहा है, उसी के हिसाब से और बढ़ता चला जाता है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में भी एक आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है कि लोग जाति को देख के सीवी को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कई सारी केस स्टडीज में पाया गया कि आईएम्स में और जो हाई लेवल ऑफ जो दलित है किसी कंपनियों में ऊपर जाके नहीं है, बोर्ड में नहीं है। रीजन क्या है कि उनको इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार आज भी निजी क्षेत्र में करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे आज भी हमारे जो हाई कास्ट के लोग हैं उनकी एक विशेष प्रकार के प्रेजुडिस है। वहीं तीसरी ओर ग्लोबलाइजेशन एवं भूमंडलीकरण ने हमारी इकोनॉमी का इनफॉर्मलाइजेशन किया। फॉर्मल सेक्टर में जिस तरीके की स्किल्स की जरूरत थी उस तरीके की स्किल्स हम अपने दलितों को दे नहीं पाए, उनके प्रति उस तरीके सोशल जस्टिस कर नहीं पाए। तो जो रोजगार दलित को मिला वो इनफॉर्मल सेक्टर में मिला। और हम जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर की तुलना में कम वेज रेट होता है और आर्थिक आधार पर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में एक विभेद बढ़ता चला जा रहा है। और जो फॉर्मल सेक्टर में जो लोग बाग रोजगार कर रहे हैं उनको ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, ज्यादा अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में उतनी अच्छी ना वर्किंग कंडीशंस हैं, ना ही उतनी अच्छी सैलरी है। तो एक जाति जो हमारी जो क्लास डिफरेंस है, भूमंडलीकरण में कार्य के आधार पर जो विभेद क्लास के बेसिस पे होना चाहिए था, नॉलेज के बेसिस पे होना चाहिए था, स्किल के बेसिस पे होना चाहिए था, वो डिफरेंस हमें कास्ट के बेसिस पे होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोहिया जी के शब्द लेते हुए कहें या कहें कि भारत में जो क्लास का ढांचा है वो कास्ट के बेसिस पे है, और भूमंडलीकरण ने और सर्विस सेक्टर ने और फॉर्मल और इनफॉर्मल के इस गैप ने कास्ट सिस्टम को, जो क्लास सिस्टम है उसका कास्टाइजेशन किया हुआ है।
जो वर्ग व्यवस्था है उसका जातिकरण कर दिया है। इसके साथ साथ जो हमने ये जो समस्या देखी, जो दलितों के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन के बाद किस तरीके से दलित लोग शहरी क्षेत्र में आए, वहां पर पीछे अपनी फैमिली को छोड़ के आए, तो जो दबंग कही जाने वाली जातियों ने दलितों के साथ अपराध किए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को हम उस तरीके से मजबूत नहीं कर पाए, और रूरल क्षेत्र में उनके प्रति एक हमारा जो पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म न हो पाने की वजह से हमारी पुलिस व्यवस्था में उस तरीके की संवेदनशीलता नहीं है जैसी महिला के प्रति, दलित महिला के प्रति होनी चाहिए। अगर मुझसे कहा जाए कि 21वीं शताब्दी में भारत में अगर सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ग्रामीण दलित महिला भारत में सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है, क्योंकि इसको एक साथ 3 फ्रंट पे शोषण, एक अर्बन रूरल डिवाइड होने की वजह से, क्योंकि रूरल क्षेत्र में है, दूसरी तरफ कास्ट के आधार पर जो दलित होने की वजह से इसको एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ेगा, वही तीसरा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो 3 प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है, वो तीनों ही डिस्क्रिमिनेशन इस महिला को झेलने पड़ रहे हैं। अब हमें एक और चीज समझना पड़ेगा कि इधर बीच जो हमारे देश में जो दलित मूवमेंट है, वो अंबेडकर जी के द्वारा जो दलित मूवमेंट शुरू किया गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की गई थी, किस तरीके से दलित व्यवस्था को, दलितों के शोषण को, जात व्यवस्था को खत्म करने की जो उनकी मांग थी, उससे हम अलग दिशा में जा रहे हैं। यूपीएससी ने पूछा भी, 2015 के पेपर में पूछा कि जो समकालीन दलित मूवमेंट है वो आजादी के पहले के दलित मूवमेंट से किस तरीके से भिन्न है। देखिए, जो वर्तमान में जो दलित मूवमेंट है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की ओर नहीं है, वो जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात नहीं करते हैं, वे अपनी जाति को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मजबूत कर अपने आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर और प्रभुत्व बनाने की स्थिति की बात करते हैं। कहने का अर्थ है कास्ट के बेसिस पर वाटर टाइटनिंग की बात करते हैं और आइडेंटिटी के बेसिस पर अपने हितों को बढ़ाने की बात करते हैं। कहने का अर्थ है कि सारे दलित यूनाइट हो और अपनी कास्ट के बेसिस पर सभी लोग यूनाइट होते होते अपने लिए एक वोट बैंक की राजनीति में राजनीतिक हितों को संरक्षित करें, अपने प्रशासनिक हितों को संरक्षित करें, अपने सामाजिक और आर्थिक हितों को करें। वहीं आजादी से पहले का जो अंबेडकर जी का जो विजन था, उसमें हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांधीवादी जो विचार था आजादी से पहले का, उसमें जिस हृदय परिवर्तन की बात थी, उसको दलित लोग पूर्ण रूपेण तरीके से नकारते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, बिहार का जो नक्सलवादी मूवमेंट है वो मूलतः आदिवासियों के बजाय दलितों के द्वारा प्रेरित है, क्योंकि वहां पर भूमि सुधार और जो भूमि का जो एक संकेंद्रण एक जाति विशेष के फेवर में है, उसके विरोध में जिस तरीके से किया गया है कि दलितों ने भी अपनी सेनाएं बनाई हैं ताकि वो हाई कास्ट की सेनाओं का और जो भूमिपति हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जो फ्यूड्स हैं, उनका सामना कर सकें। और एक दलित वर्सेस हाई कास्ट के बीच का जो कन्फ्रंटेशन है वो एक हिंसक लड़ाई के जरिए और कई बार ये स्टेट के साथ लड़ाई तक जा पहुंचा है। अगर देखा जाए तो ये दोनों मूवमेंट, आज का मूवमेंट और जो अंग्रेजों जो आजादी के पहले का जो मूवमेंट था, एक दूसरे का विरोधाभासी नजर आता है। लेकिन अगर हम इसको गहराई में जाके समझने की कोशिश करें तो ये उस तरीके से विरोधाभासी नहीं है जिस तरीके से हमको नजर आता है, क्योंकि दोनों की ही डिमांड दलितों का उत्थान है, दलितों का पार्टिसिपेशन है, दलितों को मजबूत करने की बात है। अंबेडकर साहब दलित जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते थे, वहीं क्योंकि उनको लगता था कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक हम समाज में इक्वालिटी नहीं ला सकते। वहीं वर्तमान व्यवस्था ये मानती है कि जो हमको ये थोड़े से ज्यादा व्यवहारिक है, ये समझ रहे हैं कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। हमको अपनी जाति के लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को, अपने बीच के लोगों को पहले आर्थिक आधार पर,
राजनीतिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर एम्पावरमेंट करने की जरूरत है, तभी हम सामाजिक आधार पर एम्पावर्ड होंगे। अर्थात ये आज वाटर टाइनिंग का मॉडल है, लेकिन दोनों का ध्येय दलित उत्थान की ओर है, दलितों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ओर है। इसके साथ साथ एक नए कंसेप्ट भी आ रहा है कि अभी दलित फिक्की चैम्बर्स की स्थापना भी हुई है, ताकि दलित एंटरप्रेन्योर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आज का दौर प्राइवेटाइजेशन का दौर है, सरकारी निजीकरण का दौर है, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। जब सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और नौकरियों की संख्या निजी क्षेत्र में ज्यादा है, तो डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है और पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो निजी क्षेत्र में दलितों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके लिए एक मांग निजी क्षेत्र में आरक्षण के जरिए की जा रही है। इसकी अपनी समस्याएं हैं, जिसको हम आरक्षण वाले अपने अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन वहीं दूसरी एक मांग ये भी है कि दलित एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ाई जाए, जिसमें कि दलित लोगों को रोजगार दिए जाए। सरकार ने भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ सरकार ने स्टैंड अप इंडिया की बात की, मुद्रा स्कीम्स की शुरुआत की, ताकि दलित लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जा सके, वंचित लोगों को लोन दिया जा सके, जिससे कि अपने कुटीर एवं लघु उद्योग खोल सके। और साथ साथ समस्त प्रकार के जिस भी प्रकार के सोशल डिस्क्रिमिनेशन दलितों के साथ में किया था, उसको दूर करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो अगर हमें दलित एम्पावरमेंट करना है और दलित मूवमेंट को एक सही दिशा देनी है, तो हमको मल्टीपल फ्रंट्स पर काम करने की जरूरत है। हमको मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है, या फिर जिसको हम अल्फाबेटिकल सूप बाउल मॉडल की स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के तहत एक फ्रंट पर दलित लोगों को आर्थिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर, कौशल के आधार पर सशक्तिकृत करने की जरूरत है, ताकि वे कॉम्पीट कर सकें बाजार व्यवस्था में। वहीं अपने दूसरी तरफ उनके एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने की जरूरत है। वहीं तीसरी ओर उनके राजनीतिक वर्ग को ज्यादा सशक्त और अपने समाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है। समाज में किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की जरूरत है। वहीं लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी बढ़ाने की जरूरत है। इंटरकास्ट मैरिज इत्यादि चीजों को भी बढ़ाने की जरूरत है। प्रेम विवाह को बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके साथ साथ अगर कहीं पर भी किसी दलित के साथ किसी भी प्रकार का शोषण उसकी जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर किया जाता है, तो उसके प्रति एक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। और पूरी सिविल सोसाइटी को, समाज को, इसको एक समाज के प्रति अपराध के तौर पर लेना चाहिए, न कि एक दलित और अन्य जातियों के भेद में बांट के या बच्चे के चश्मे से देखने की जरूरत है। इस समस्त दलित मूवमेंट में हमने ये देखा कि जो हमारा जो दलित मूवमेंट पिछले 2000 साल से चल रहा है, अब दलितों के द्वारा इसकी जिम्मेदारी उठाई गई है। और आजादी के पहले का जो मूवमेंट था, वो या तो कांग्रेस या हाईकास्ट के लोगों के जरिए था, या कुछ लोग जैसे अंबेडकर साहब, फुले जैसे कुछ गिने चुने लोग थे। लेकिन वर्तमान में जो दलित मूवमेंट की जो बात है, वो सामान्यतः दलित लोग कर रहे हैं, या फिर हर पार्टी दलित लोगों को अपने अंदर लेके आना चाह रही है, क्योंकि वो समझ रही है कि दलित आज एक वोट बैंक भी हो चुका है। और जब तक आप दलितों का उत्थान नहीं करेंगे या उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, तो देश के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी, और ये इनइक्वालिटी देश के अंदर नेशनलिज्म पैदा नहीं होने देगी और देश का विकास नहीं होने देगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने दलित मूवमेंट पे ये मेरा दूसरा वीडियो सुना, और इक्विटी एजुकेशन को आप लोग इतने ध्यान से और डेली देख रहे हैं। जो हमने 2 दिन पहले अपना पहला वीडियो डाला था, उस वीडियो के सब व्यूज लगभग 1200 हो चुके हैं, और हमारी टोटल सब्सक्राइबर संख्या 250 के आसपास पहुंच चुकी है। इतने कम समय में जिस तरीके से हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए मैं अपनी टीम के साथी विक्रम सिंह, उत्सव सिंह और अमित यादव जी की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो के
लिंक पर जाकर यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखें और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें कि हम इक्विटी एजुकेशन के जरिए समस्त प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना चाहते हैं। हम कालाहांडी के बच्चे को भी क्लासरूम का वो एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जो राजेंद्र नगर में आके बच्चा लेता है या मुखर्जी नगर में आके जो बच्चा लेता है। एवं आप जो हिंदी मीडियम के बच्चों को जिस मटेरियल की समस्या है, जिस कंटेंट की समस्या है, उसको भी हमने दूर करने का अपने इस चैनल के जरिए प्रयास करें। और ये किसी भी कोचिंग से जुड़ा हुआ एक हमारा चैनल नहीं है, ये हम हर बच्चे को बराबर ग्राउंड पे लेके आना चाहते हैं। और मैं अपने पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर आके एक बार अलार्मिंग बटन दबाएं, जिससे कि आपको अगले वीडियोस के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले चर्चा में ग्रीन रिवॉल्यूशंस और फार्मर्स मूवमेंट, ओबीसी मूवमेंट को देखेंगे। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि।